अगर आप एक एनआरआई हैं और इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना एनआरई बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां सिर्फ सेविंग्स या एनआरओ अकाउंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, एनआरई वाला नहीं, तो ये कोई टेक्निकल एरर या ग्लिच नहीं है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जानबूझकर बनाया हुआ रूल है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे एनआरई अकाउंट पोर्टल पर ऐड क्यों नहीं होता, इसके पीछे एफईएमए और इनकम टैक्स एक्ट का रूल क्या कहता है, एनआरआई लोगों के पास रिफंड लेने के लीगल ऑप्शंस क्या हैं, और आखिर में वो जरूरी बातें भी बताएंगे जो हर एनआरआई को अपना प्रोफाइल अपडेट करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। तो हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक हेड पर। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि इनकम टैक्स पोर्टल पर बैंक अकाउंट ऐड करने का पूरा पर्पस ही रिफंड के लिए है। जब भी कोई एनआरआई या रेजिडेंट व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है और उसका ज्यादा टीडीएस कट गया होता है, तो डिपार्टमेंट उसका पैसा वापस भेजने के लिए किसी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर एक बहुत बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आता है जो पूरी वजह को समझा देता है। एनआरई अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनआरई अकाउंट पर कभी कोई टीडीएस कटता ही नहीं। तो जब टीडीएस कटा ही नहीं तो रिफंड देने का सवाल कहाँ से आएगा। यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम में ये डिजाइन किया है कि सिर्फ एनआरओ अकाउंट या रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट ही प्री वैलिडेट हो सकता है। एनआरई अकाउंट को रिफंड के मकसद से जोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं रखा गया। अब बात करते हैं एनआरओ अकाउंट की, जो असल में हर एनआरआई के लिए भारत में होने वाली इनकम को मैनेज करने का अकाउंट होता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर है, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड मिल रहा है या कैपिटल गेन्स हुए हैं, तो ये सारी इनकम एनआरओ अकाउंट में आती है और इस पर टैक्स भी लगता है। एनआरओ अकाउंट पर इंटरेस्ट के ऊपर करीब 30% के आसपास टीडीएस काटा जाता है और यही वजह है कि ज्यादातर मामलों में जब आईटीआर फाइल होती है तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम होने की वजह से रिफंड बनता है। इसीलिए डिपार्टमेंट का लॉजिक बिल्कुल साफ है कि रिफंड वहीं जाएगा जहां से टीडीएस कटा है, यानी एनआरओ अकाउंट में। अब जरा एफईएमए यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल की तरफ भी देख लेते हैं, क्योंकि यही वो कानून है जो तय करता है कि एनआरआई किस तरह के अकाउंट भारत में रख सकते हैं। एफईएमए के हिसाब से जैसे ही कोई व्यक्ति भारत छोड़कर एनआरआई बनता है, उसे अपना पुराना रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट या तो बंद करना होता है या फिर उसे एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। एक बार अकाउंट एनआरओ बन जाए तो उसे वापस एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एनआरई अकाउंट अलग से खोला जाता है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप अपनी फॉरेन अर्निंग्स को भारत में जमा कर सकें और जरूरत पड़ने पर उसे पूरी तरह वापस विदेश भी भेज सके। एनआरई अकाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पूरी तरह रिपेट्रिएबल होते हैं, जबकि एनआरओ अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट वाला हिस्सा ही बाहर भेजा जा सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए अलग प्रोसेस और लिमिट होती है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपका रिफंड एनआरई अकाउंट में नहीं आ सकता तो प्रैक्टिकल तौर पर आपको करना क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, आप अपना एनआरओ अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल की प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ऐड करें और उसे प्री वैलिडेट करें। ये प्रोसेस माई प्रोफाइल में जाकर माई बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में मिलती है, जहां आप अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट टाइप डालकर वैलिडेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वैलिडेशन रिक्वेस्ट जो है वो पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है और इसका स्टेटस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर आता है। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिए कि वैलिडेशन तभी सक्सेसफुल होगी जब आपका पैन बैंक रिकॉर्ड में सही तरीके से लिंक हो। इसीलिए अकाउंट खोलते वक्त हमेशा पैन डिटेल्स जरूर दीजिए। सिर्फ आधार बेस्ड ई केवाईसी से खोला गया अकाउंट कई बार पैन मिसमैच की वजह से वैलिडेशन में फेल हो जाता है। एक और चीज जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है कि वो है रेस्ट्रिक्टेड रिफंड का स्टेटस। अगर आपके बैंक अकाउंट का नाम और पैन कार्ड का नाम थोड़ा सा भी अलग है तो पोर्टल उस अकाउंट को रेस्ट्रिक्टेड दिखा देता है और रिफंड रुक जाता है। इसे ठीक करने के लिए या तो बैंक रिकॉर्ड में नाम सही करवाइए या पैन में नाम अपडेट कराइए, और आमतौर पर बैंक रिकॉर्ड में करेक्शन बैंक में जल्दी हो जाता है पैन से। साथ ही अगर आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल बदला है और वो बैंक में रजिस्टर्ड डिटेल से मैच नहीं कर रहा,
तो भी वैलिडेटेड अकाउंट पर वार्निंग साइन आ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि बैंक और इनकम टैक्स पोर्टल दोनों जगह कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा एक जैसी रखें। अब जो लोग बिना आधार के एनआरआई हैं, उनके लिए ये प्रोसेस और भी ज्यादा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ई वेरिफिकेशन में कई बार सिर्फ नेट बैंकिंग या आधार ओटीपी वाला ऑप्शन ही काम करता है। अगर नेट बैंकिंग के थ्रू वेरिफिकेशन में एक्सेस डिनाइड जैसी दिक्कत आ रही है, तो एक तरीका ये है कि आईटीआर को ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू भरा जाए, JSON फाइल बनाकर अपलोड की जाए और फिर उसी प्रोसेस के दौरान बैंक अकाउंट डिटेल्स भी पोर्टल पर ऐड हो जाती हैं। ये एक प्रैक्टिकल वर्क अराउंड है जो कई यूजर्स के लिए काम कर चुका है। हालांकि हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल में जाकर अकाउंट ऐड और वैलिडेट किया जाए। आखिर में एक सीधी सी सलाह हर एनआरआई के लिए ये है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा इनकम टैक्स प्रोफाइल में सही अपडेटेड रखें। रिफंड के लिए सही एनआरओ अकाउंट को वैलिडेट करके रखें। एनआरई अकाउंट को टैक्स फ्री रहते उसको वही रहने दें, क्योंकि उसकी डिजाइन ही यही है। और बैंक व पैन की डिटेल्स में कोई भी मिसमैच समय रहते ठीक कर लें, ताकि रिफंड आने में कोई देरी ना हो। ये जानकारी अगर आपके लिए काम की लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी एनआरआई स्टेटस में भारत में अपना टैक्स फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो को जरिए, क्योंकि ये जो कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे हम अपना जो एनआरई अकाउंट है उसको टैक्स पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको हम एक डिटेल में पूरा एड्रेस करें इस इशू को। और ऐसे बहुत से एनआरआईज हैं जिनके मन में सवाल अक्सर रहता है कि अगर हमें टैक्स पोर्टल पे अपना एनआरई अकाउंट ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या ये फंडामेंटली एक्चुअली पॉसिबल है भी या नहीं है, और किस तरह से क्या क्या लीगल प्रिकॉशंस है जो हमें लेने हैं। तो हमने इस पूरी वीडियो में कोशिश की है कि हम आपको इन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं। और आप जो क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे टॉपिक्स को डिसाइड करने में। हमें ये पता करने में बहुत हेल्प मिलती है कि आपको किस तरह के टॉपिक्स बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी दिक्कतें जो हैं वो आपको आ रही हैं, कहाँ फंस रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एनआरआईज हैं जो बाहर विदेश में रहते हैं और जो टैक्स फाइल करते हैं, उनको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम अपनी इस एनआरआई फाइनेंस वाली सीरीज में आपको उन सभी डाउट्स को क्लियर करके इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करें। और हमारी अक्सर ये भी कोशिश रहती है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, तो हमेशा वो कमेंट्स में ड्रॉप करें। जितने कमेंट्स आप कर सकते हैं आप प्लीज़ करें, क्योंकि उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है ये डिसाइड करने में कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद है, आप कहाँ फंस रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अब इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि हम एनआरआई के अराउंड और भी टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आएँ, आप किस तरह की वीडियोस और देखना पसंद करेंगे, किस तरह की सीरीज़ आप चाहते हैं हम आपके लिए शुरू करें। अभी हम एनआरआई सीरीज़ कर रहे हैं, ओसीआई सीरीज़ कर रहे हैं, वीज़ा एंड इमिग्रेशन पर हम बहुत बात करते हैं हमारे इस चैनल एनबीटी टेक हेड पर। इसके साथ ही हम यूएस ग्रीन कार्ड, कनाडा से जुड़े अपडेट, जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडियंस रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस करना चाह रहे हैं, या वहाँ सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमसे बन सकती है, जितने भी अपडेट्स होते हैं, हम इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे कल ऐसे ही और भी टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक हेड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।